नमस्कार, ये 2A का WCR रेलवे का क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम लोग एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ देखेंगे कि इसका क्या क्वेश्चन है। जैसे कि मैं पहले जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें भी मैंने बताया कि अगर आप लोग ध्यान से अगर इस वीडियो को देखेंगे तो 2A तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इवन जो दूसरे डिपार्टमेंट के LDC के लिए तैयारी कर रहे हैं, APO वगैरह के लिए, AOM, तो अकाउंट पोर्शन उनका बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि एज पर आर्टिकल 266 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 के अनुसार सरकार का सारा राजस्व जमा होता है। जो आर्टिकल 266 है उसमें भारत सरकार का जो भी सारा पैसा है वो जमा होता है। तो उस फंड का नाम क्या है? तो उस फंड का जो नाम है वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसको बोलते हैं समेकित निधि, हिंदी में कहते हैं उसको समेकित निधि। जो कोई ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। जो गवर्नमेंट अकाउंट है, भारत सरकार की जो अकाउंट है वो 3 टाइप का होता है, जिसका नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अगर आर्टिकल्स की बात करें तो आप लोगों को ये तीनों फंड का आर्टिकल याद रखना ज़रूरी है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का 266 1 है, पब्लिक अकाउंट का 266 2 है और कंटीजेंसी का 267 है। अभी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, अगर रेलवे के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो इसमें जितने भी रेवेन्यू है, रेलवे में रेवेन्यू होता है ट्रैफिक अर्निंग से, या ट्रैफिक अर्निंग को रेवेन्यू बोलते हैं XYZ से। तो उसके जितने भी अर्निंग है सब इसी में जाता है। और एक्सपेंडिचर, डिमांड नंबर 1 से लेके 15 तक के जितने भी एक्सपेंडिचर है सब रेवेन्यू वाले पोर्शन में है। फिर कंसोलिडेटेड फंड में जो दूसरा पार्ट है वो होता है कैपिटल का पार्ट। तो डिमांड नंबर 16 में जो एक्सपेंडिचर होता है वो कैपिटल का पार्ट है। और तीसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं डेब्ट। डेब्ट मतलब कर्ज, HBA हाउस बिल्डिंग एडवांस, PC पर्सनल कंप्यूटर एडवांस, ये सब जो है ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही होता है। तो इसका जो 3 पार्ट है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के कितने पार्ट है? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के 3 पार्ट है, रेवेन्यू, कैपिटल और डेब्ट। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है यह जो है एक तरह से इम्प्रेस्ड टाइप का है, या जो है इसके 2 पार्ट है, एक तो है डेब्ट एंड डिपॉजिट और दूसरा है रेमिटेंसेज। डेब्ट में क्या क्या है? अदर देन दोज इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऐसा डेब्ट जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं होता है, इसके अलावा। तो जैसे PF, SBF, रेलवे के जितने भी फंड है वो सब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में ही होता है। चलिए, अभी क्वेश्चन नंबर 2 है कि रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर इज एन इफेक्टिव टूल फॉर। रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर को हिंदी में कहते हैं राजस्व आवंटन रजिस्टर। राजस्व आवंटन रजिस्टर जो है ये एक इफेक्टिव टूल है, किस लिए? इस प्रश्न में ये पूछा गया है। ये प्रभावी जो उपकरण है ये किस लिए है? तो एक बजटरी कंट्रोल करने के लिए भी है, मॉडर्न मैनेजमेंट है, आधुनिक प्रबंधन, चलिए ये तो ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। और दूसरा एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा सभी होगा। रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर जो है जो भी लोग जिसके पास अकाउंट्स के लोग को पास का एक्सेस रहता है तो आप लोगों को उधर मिल जाएगा। आजकल रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर ऑनलाइन तैयार होता है, जैसे ही CO7 बनता है रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर में अपने आप ही पोस्ट हो जाता है। तो उसमें जो जितने भी खर्चे हैं अगर आप चाहें तो डिमांड वाइज, डिमांड नंबर 3 से होता है। डिमांड नंबर 1 और 2 चूँकि रेलवे बोर्ड में उसका ऑपरेशन होता है तो ये जोनल लेवल पे नहीं दिखेगा।
तो रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर में जो खर्चे हैं आपको डिमांड बैच भी दिख जाएगा, सब हेड बैच, डिटेल हेड बैच, पीयू बैच, जैसे भी देखना चाहें आप रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर में देख सकते हैं। मंथली देख सकते हैं, ईयरली भी देख सकते हैं। तो और इसके अलावा जो रजिस्टर है वर्क्स रजिस्टर है, उसमें वर्क्स के जो एक्सपेंडिचर होता है डिमांड नंबर 16 के तहत, तो वो उसमें दिखता है। वो भी एक इफेक्टिव टूल है, बजटरी कंट्रोल के लिए ही यूज किया जाता है। और अर्निंग का भी रजिस्टर है, अर्निंग का रजिस्टर एक्स वाई और जेड। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, फॉर मीटिंग अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर पेंडिंग ऑथराइजेशन फ्रॉम पार्लियामेंट, दिस फंड इज केप्ट एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो आकस्मिक है और जिसको पार्लियामेंट से ऑथराइजेशन के लिए पेंडिंग है, तो उसके डिस्पोजल के लिए जो है किस फंड में रखा जाता है, तो वो है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है 267(1) है। तो अगला क्वेश्चन है, नेम द अकाउंट अंडर विच इंडियन रेलवे ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड, द कंटीजेंसी फंड एंड द पब्लिक अकाउंट आर अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक के उस अकाउंट का नाम बताइए जिसमें भारतीय रेल जो कि कंसोलिडेटेड फंड, आकस्मिक निधि और पब्लिक लेखा के लेन देन के लिए रखा जाता है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है रेलवे फंड, तो वो होगा रेलवे का जो फंड है उसमें ही रखा जाता है। और ये जो स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड है या रेलवे सेफ्टी फंड है, ये फंड का नाम है, मतलब एक्सपेंडिचर होने वाला फंड है। तो इसका आंसर ए है। 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईबीआर इन रेफरेंस टू ईबीआर फंडिंग इन इंडियन रेलवेज। ईबीआर जो है एक तरह से इंडियन रेलवे को फंडिंग करने का एक रिसोर्स है। इंडियन रेलवे में जो भी कैपिटल का वर्क होता है वो दो सोर्सेज से होता है, एक इंटरनल सोर्सेज है और एक एक्सटर्नल सोर्सेज है। इंटरनल सोर्सेज में रेलवे के जो अपने रेवेन्यू है उससे जो भी कैपिटल वर्क किया जाता है वो इंटरनल सोर्स के अंतर्गत आता है। और एक्सटर्नल सोर्स में जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ईबीआर, ईबीआर को बोलते हैं एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, अतिरिक्त बजटीय संसाधन। तो ईबीआर 3 टाइप का है, ईबीआर आईएफ जिसको इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस बोलते हैं, ईबीआर पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं, और ईबीआर आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो जितने भी काम होते हैं अगर बाहर से काम करवाया जाता है तो वह ईबीआर के थ्रू करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ट्रांसफर ऑफ फंड ओरिजिनली असाइंड फॉर एक्सपेंडिचर ऑन अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट टू सप्लीमेंट द फंड सैंक्शन फॉर अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी अन्य वस्तु के लिए स्वीकृत निधियों के पूरक के लिए किसी विशिष्ट वस्तु पर व्यय के लिए मूल रूप से आवंटित निधियों के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है कि इसका हिंदी तो बड़ी क्लिष्ट हिंदी निकल गया। द ट्रांसफर ऑफ फंड, फंड का जो ट्रांसफर है ओरिजिनली असाइंड फॉर एक्सपेंडिचर, ओरिजिनली रूप से जिस एक्सपेंडिचर के लिए असाइन किया गया था ऑन अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट भी उद्देश्य भी वही था, टू सप्लीमेंट द फंड सैंक्शन फॉर अनदर ऑब्जेक्ट। अब दूसरे ऑब्जेक्ट्स के लिए उसको सैंक्शन किया जाएगा तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है रीएप्रोप्रिएशन। जो डी नंबर का है रीएप्रोप्रिएशन। रीएप्रोप्रिएशन का एक नया नाम आ गया है रीडिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या, फंड जिस काम के लिए था उस काम में अभी एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है तो दूसरे काम में उस पैसे को खर्च किया जाएगा, तो उसको बोलेंगे रीएप्रोप्रिएशन। अभी रीएप्रोप्रिएशन का जो कोडल प्रोविजन है वो फाइनेंस कोड के चैप्टर 3 के पैरा नंबर 375 से लेके 381 तक ये रीएप्रोप्रिएशन
के लिए पैरा है जिसके तहत ये काम किया जाता है। रीअप्रोप्रिएशन के कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि वोटेड टू चार्ज ऐसा नहीं कर सकते हैं, वोटेड एक्सपेंडिचर को चार्ज में नहीं कर सकते हैं, चार्ज को वोटेज में नहीं कर सकते हैं, वन सोर्स ऑफ फाइनेंस को अनदर सोर्स ऑफ फाइनेंस में नहीं कर सकते हैं, यानी कैपिटल का रेवेन्यू में, रेवेन्यू का कैपिटल में नहीं कर सकते हैं, और 31 मार्च के बाद भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रीअप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो एक पैरा नंबर आ गया 375 से 381, और रीअप्रोप्रिएशन जो है क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रेवेन्यू एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन ऑफ द रेलवे आर बाइफरकेटेड। जो रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर है और कैपिटल के एक्सपेंडिचर है उसको बाइफरकेट किया जाता है कमर्शियल लाइन और स्ट्रेटेजिक लाइन में। दो लाइन में बाइफरकेट किया जाता है, एक होता है कमर्शियल लाइन और दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक लाइन। तो इसमें ए एंड बी दे रखा है, ए एंड सी होना चाहिए था, कमर्शियल लाइन और स्ट्रेटेजिक लाइन में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अ प्रपोजल हैज कम फॉर एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ अ पार्लियामेंट्री कमिटी विजिट, सच एक्सपेंडिचर विल बी बुक्ड इन विच पार्ट ऑफ MSOP 2018। संसदीय समिति के दौरे के कारण व्यय का जो प्रस्ताव आता है तो इस तरह के व्यय को MSOP 2018 के किस हिस्से में दर्ज किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं MSOP के 7 पार्ट होता है, और ये सभी पार्ट का, ये जितने भी पार्ट है ये सभी का नाम भी याद रखना है। जैसे पार्ट ए में वर्क एक्सपेंडिचर है, बी में मेडिकल है, सी में मिसलेनियस है, डी में स्टोर है, ई में कमर्शियल है, एफ में एस्टेब्लिशमेंट है और जी में सिक्योरिटी है। तो ये सभी, ये भी पूछता है बी में क्या है, ए में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, इस तरह के भी क्वेश्चन अक्सर आता है पेपर में, तो सभी पार्ट का ये भी याद रख लेना है। अब सीधी सी बात है, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी आने वाली है तो उसके खर्चे जाएगा मिसलेनियस मैटर में। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन है कि स्टोर ट्रांजैक्शन आर बुक्ड इनटू, कौन से प्लान हेड में स्टोर ट्रांजैक्शन को बुक किया जाता है। तो प्लान हेड 71 में स्टोर होता है, प्लान हेड 72 में WMS होता है, वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस। जैसे यहाँ पर प्लान हेड 31 है तो प्लान हेड 31 ट्रैक रिन्यूअल है, और प्लान हेड 11 जो है न्यू लाइन्स है। तो कहने का मतलब ये है, ये मैं पहले वाले वीडियो में भी बोल रखा हूँ कि जितने भी प्लान हेड है सभी का नाम याद रखना है, किस प्लान हेड का क्या नाम है, ये मैं सभी में बोलता हूँ। तो प्लान हेड का अगर नाम याद रहेगा तो ये क्वेश्चन अपने आप ही बन जाएगा, तो रट्टा मार लेना है प्लान हेड का नाम। क्वेश्चन नंबर 10 है ट्रांसफर विदाउट फाइनेंशियल एडजस्टमेंट इज डन बाय। जो बगैर फाइनेंशियल एडजस्टमेंट के जो डन होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं TWFA। ट्रांसफर विदाउट फाइनेंशियल एडजस्टमेंट डन बाय। अब ये क्वेश्चन है कि प्रिपेयरिंग जेबी जैसे ही अगर हम जेबी बनाएंगे तो फिर तो वो अकाउंट में आ जाएगा, तो जेबी के थ्रू नहीं करते हैं। बाय अल्टरिंग बैलेंस इन द लेजर, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इसमें है अल्टरिंग बैलेंस इन द लेजर ऑन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग बाय ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट। आपको ट्रांसफर विदाउट फाइनेंशियल एडजस्टमेंट के बारे में बताते हैं। ट्रांसफर विदाउट फाइनेंशियल एडजस्टमेंट जो है रिलेट टू एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ रोलिंग स्टॉक एसेट्स। ट्रांसफर विद TWFA में खास करके रोलिंग स्टॉक का जो भी एसेट्स होता है फ्रॉम वन रेलवे और यूनिट टू अनदर रेलवे और यूनिट, उसको अगर एडजस्टमेंट किया जाता है। अनदर एग्जांपल इज हैंडलिंग ओवर ऑफ एसेट्स आफ्टर कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन टू ओपन लाइन जोनल रेलवे। अभी जनरल एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब JB नहीं रिक्वायर्ड होता है। ऑल्सो रेजिंग डेबिट ऑन अनदर यूनिट इज नॉट रिक्वायर्ड, डन ओनली थ्रू एडजस्टिंग इनटू द फाइनेंशियल बुक्स ऑफ द टू रेलवे
और यूनिट्स बाय ट्रांसफर एंट्री। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ट्रांजैक्शन सेटल्ड बिटवीन रेलवे एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है कि रेलवे और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बीच जो ट्रांजैक्शन सेटल होता है उसको बोला जाता है रेमिटेंस ट्रांजैक्शन बिटवीन रेलवे एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एक होता है ट्रांसफर ट्रांजैक्शन, तो ये हो गया अकाउंटिंग रेलवे। ट्रांसफर ट्रांजैक्शन जो है दो प्रकार का होता है, एक इंट्रा और एक होता है इंटर। इंट्रा रेलवे ट्रांजैक्शन होता है एक रेलवे के ही एक यूनिट से दूसरे यूनिट के बीच, और इंटर रेलवे एक रेलवे से दूसरे रेलवे के बीच। अब ये ट्रांजैक्शन किस प्रकार का हो सकता है? ट्रांजैक्शन तो होता है, ट्रांजैक्शन होता है किस, जो भी लोग टीसी बनाना जानते होंगे, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के जरिए इस तरह का ट्रांजैक्शन होता है। मान के चलिए कोई रेल किसी रेल को HSDOL दिया, या कोई बिल है, या किसी का PF है, किसी एक रेलवे से दूसरे रेलवे में ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसका PF का अमाउंट है। तो इस तरह का कोई भी अमाउंट है जब एक रेलवे से दूसरे रेलवे के बीच ट्रांसफ़र होता है एडजस्टमेंट के थ्रू, नॉट ए कैश, तो उसको टीसी के जरिए सेटलमेंट किया जाता है। तो एक रेलवे से दूसरे रेलवे के बीच जो सेटल किया जाता है उसको बोलते हैं इंटर रेलवे ट्रांजैक्शन। तो उसका डेबिट क्रेडिट होता है। और इंट्रा ट्रांजैक्शन एक ही रेलवे के अपने ही अकाउंटिंग यूनिट के बीच जो ट्रांजैक्शन होता है उसको बोलते हैं इंट्रा रेलवे ट्रांजैक्शन। और एक रेलवे से दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बीच जो ट्रांजैक्शन होगा लेन देन, तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस ट्रांजैक्शन। वो क्वेश्चन नंबर 12 है कि इन अ रेलवे कॉलोनी द स्टाफ क्वार्टर नीड टू बी पेंटेड। एक रेलवे कॉलोनी है जो इसमें स्टाफ क्वार्टर है, उसको पेंट करने की आवश्यकता है। तो वर्क सो प्रपोज्ड बाय द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ये वर्क प्रपोज किया गया है। विल बी चार्ज टू विच डिमांड, तो किस डिमांड को चार्ज किया जाएगा। तो आप लोग को जिस तरह मैंने अभी बताया कि सभी प्लान हेड का नाम नंबर याद रखना है, उसी तरह डिमांड नंबर का नाम और नंबर याद रखना है। डिमांड नंबर का आजकल नया नाम है SMH, सब मेजर हेड। तो ये भी याद रखना है। तो ये ऑलरेडी मैं पिछले वाले वीडियो में बता ही रखा हूँ। तो जो डिमांड नंबर 11 है वो स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज है। तो स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड खर्चा है, तो इसके लिए डिमांड नंबर 8 में रखा जाएगा। और ये जो 8, 9 और 10 है इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रोलिंग स्टॉक, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ट्रैफिक, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्यूल। तो सभी डिमांड का नाम याद रहेगा तो फटाफट क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट आर प्रिपेयर्ड फॉर रिव्यू ऑफ। देखिए, कमर्शियल और रेवेन्यू अकाउंट जो तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं कमर्शियल अंडरटेकिंग। तो कमर्शियल अकाउंट के लिए कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट होता है, और गवर्नमेंट अकाउंट के लिए फाइनेंस अकाउंट होता है। तो ये याद रखना है कि कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट को कमर्शियल अकाउंट कहा जाता है, और जो गवर्नमेंट अकाउंट होता है उसको बोलते हैं फाइनेंस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 14 है कैपिटल ट्रांजैक्शन ऑन इंडियन रेलवे मेनली परटेन टू। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी होगा वो सब होता है डिमांड नंबर 16 में। अर्निंग तो अलग ही है, XYZ अर्निंग वर्किंग इसमें अलग है। तो 14 नंबर का ऑप्शन सी है, डिमांड नंबर 16। ऑलरेडी सभी क्वेश्चन में ऑप्शन कट पर टिक लगा हुआ है, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पर्पस ऑफ डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड का क्या पर्पस है? दो ही बात रहता है, रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट, जो ए नंबर में है, कॉस्ट ऑफ रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट्स ऑफ एसेट्स, DRF। DRF सबसे पुराना फंड है, 1924 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका ओल्ड नेम प्रोग्राम रेवेन्यू फंड है,
और इसके सोर्स कोड 21 है। सभी फंड के सोर्स कोड है, जैसे कैपिटल, DRF, DF, इस तरह सभी के सोर्स कोड है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इन भोपाल CRWS 2 वैगन हैव अराइव्ड फ्रॉम भुवनेश्वर फॉर POH। ठीक है, अभी वही आ गया ट्रांसफर ट्रांजैक्शन, ये जो इंटर रेलवे के जरिए होता है। तो इसमें 2 वैगन POH के लिए आया, तो एक्सपेंडिचर बुक होगा WMS में, वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस में एक्सपेंडिचर बुक किया जाएगा B नंबर में। अब ये क्या है, भोपाल भुसावल से आया है, एक रेलवे से दूसरे रेलवे के बीच आया है, तो उसको इंटर रेलवे के जरिए TC बना के POH का खर्चा भेज दिया जाएगा, डेबिट बना के भेज दिया जाएगा। शिप्स स्टैंड फॉर, शिप्स जो है सेंट्रलाइज इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम है A नंबर में, सेंट्रलाइज इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम, ये 2019 में लागू हुआ। और ये जो है सो लागू होने से जो चेक के जरिए पेमेंट किया जाता था वो नहीं होके अब डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है शिप्स के जरिए। और इसका जो नोडल बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। प्लान हेड 3600, अभी हम लोग पहले भी प्लान हेड देखा, तो प्लान हेड 3600 को क्या कहते हैं, प्लान हेड 3600 को कहते हैं अदर इलेक्ट्रिकल वर्क। तो सभी प्लान हेड का नाम याद रखने से होगा, जैसे न्यू लाइन्स का 11 है, मशीनरी एंड प्लांट्स का 41 है, वर्कशॉप का 42 है, तो अदर इलेक्ट्रिकल वर्क प्लान हेड। नंबर 20 है डिटेल्ड अकाउंट ऑफ एन अकाउंट सर्किल फॉर बोथ रिसिप्ट एंड पेमेंट अंडर प्रेस्क्राइब्ड गवर्नमेंट अकाउंट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं अकाउंट करेंट। किसी लेखा सर्किल में प्राप्ति और भुगतान, डिटेल अकाउंट ऑफ एन अकाउंट सर्किल फॉर बोथ रिसिप्ट एंड पेमेंट, जितने भी खर्चे होता है एक महीने के अंदर और जितने भी आमदनी होती है एक महीने के अंदर, उसको एक निर्धारित सिस्टम में रख के सरकारी लेखे के अनुसार उसको अकाउंटल किया जाता है और उसको बोलते हैं अकाउंट करेंट। अकाउंट करेंट हर महीने बनता है। अकाउंट करेंट सभी डिवीजनों से बन के जोनल लेवल पे आता है, जोनल लेवल पर कंपाइल करके उसको रेलवे बोर्ड भेजा जाता है। जो ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि द फिगर शो इन द मंथली अकाउंट करेंट आर, उसको किस में शो किया जाता है, तो नेट में शो किया जाता है। फिगर जो शो होता है मंथली अकाउंट करेंट का वो नेट में रहता है। चलिए इसमें और भी क्वेश्चन है, तो और क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग देखते रहिए वीडियो और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।